हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी पैक की इंपॉर्टेंस को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो आज के टाइम पे अगर टेक्नोलॉजी में कोई सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है तो वो होने वाला है एक नॉन लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी पैक के डेवलपमेंट का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक तो लिथियम आयन जो होता है वो रेयर अर्थ मेटल है, काफ़ी मुश्किल से मिलता है। दूसरा, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और साथ ही में ये पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। वहीं अगर अब मैं नॉन लिथियम आयन फैमिली से रिचार्जेबल सेल्स की बात करूं तो उसमें जो एक सबसे बड़ा कंटेंडर निकल कर आता है वो निकल कर आता है सोडियम आयन सेल्स का। और काफ़ी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरीज सोडियम आयन सेल्स के डेवलपमेंट में लगी हुई है। हालांकि अगर मैं वर्ल्ड वाइड बोलूँ तो फ्राडियन एक ऐसी कंपनी है जो कि सोडियम आयन सेल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन भी करती है। और कंपनी का एक क्लेम है कि उसके जो सोडियम आयन सेल्स हैं वो ना केवल लिथियम आयन सेल्स से सस्ते हैं बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लिथियम आयन सेल्स के इक्विवेलेंट है। पर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोडियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी में एक बड़े ब्रेक थ्रू के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस ब्रेक थ्रू की हम लोग बात करेंगे उसके जो लैब टेस्ट रिजल्ट हैं वो काफ़ी अमेजिंग निकल कर आए हैं। और साथ ही में ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है कि इस नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बाद जो सोडियम आयन सेल्स का परफॉर्मेंस है वो अभी के सोडियम आयन सेल्स के कंपेरिजन में 3 से 4 टाइम्स ना केवल बढ़ जाएगा बल्कि उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 20 से 30% फर्दर कम हो जाएगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि लिथियम आयन सेल्स के कंपेरिजन में हमको एक तो बेटर परफॉर्मेंस के सोडियम आयन सेल्स मिलेंगे, वो भी काफ़ी कम यानी कि काफ़ी चीप रेट पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के बारे में जो कि हुआ है सोडियम आयन सेल्स में। सोडियम आयन सेल्स की वर्किंग और उसके केमिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को पूरी डिटेल में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। फेराडियन ऐसा क्लेम करती है कि वो बेसिकली दो टाइप के सोडियम आयन सेल्स का प्रोडक्शन करती है। जो पहला सेल है वो यूज होता है स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज के लिए, और जो सेकेंड सोडियम आयन सेल है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी पैक में। अगर हम लोग इन दोनों टाइप्स के सेल्स की डिफरेंस की बात करें, यानी कि इन दोनों सेल्स के मटेरियल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले अगर एनर्जी स्टोरेज वाले सेल की बात करें तो उसमें जो कैथोड मटेरियल का यूज होता है वो होता है कैथोड मटेरियल में अलॉय सोडियम, मैंगनीज, निकिल, फेरस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके बाद अगर हम लोग ईवी ऑपरेशंस में यूज होने वाले सोडियम आयन सेल्स के कैथोड मटेरियल की बात करें तो उसमें जो यूज होता है अलॉय वो है सोडियम, निकिल, मैंगनीज, मैग्नीशियम, टाइटेनियम ऑक्साइड। दोस्तों, हालांकि इन दोनों सेल्स में जो एनोड है वो एनोड मटेरियल कॉमन है और एनोड पर फेराडिन यूज करता है हार्ड कार्बन को। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर ईवी ऑपरेशंस के लिए यानी कि ईवी बैटरी पैक के लिए सोडियम आयन सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अलॉय है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है वो है टाइटेनियम ऑक्साइड। अब अगर हम लोग टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे कि हमारे लिथियम टाइटेनेट सेल्स की होती हैं, एक तो टाइटेनेट की अपने कुछ काफ़ी मेजर एडवांटेज होते हैं, लाइक वो हमारे सेल्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग साइकिल्स। और चूंकि टाइटेनेट का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है ग्रेफाइट से, इसलिए एक तो वो चार्जिंग साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरा, वो फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी भी देता है। साथ ही में वो सेल्स को काफ़ी स्टेबल बना देता है। पर दोस्तों, इसी के साथ टाइटेनियम के अपने कुछ दूसरे डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहला ये होता है कि जो टाइटेनेट है वो काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है, यानी कि काफ़ी महंगा होता है, इसलिए आपके जो सेल है उसकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरा, अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये होता है कि टाइटेनेट के कारण आपकी जो सेल की जो एनर्जी डेंसिटी है या स्पेसिफिक पावर है वो कम हो जाती है। आप एग्जांपल के लिए लिथियम टाइटेनेट सेल से समझ सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन उसकी एनर्जी डेंसिटी और उसकी स्पेसिफिक पावर जो होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि उसमें टाइटेनेट का यूज़ होता है। अब अगर हम लोग बात करें हार्ड कार्बन की यानी कि एनोड की, तो वो भी ग्रेफाइट का एक फॉर्म है यानी कि कार्बन का एक फॉर्म है। अब दोस्तों, जो नया टेक्निकल ब्रेक थ्रू है वो बेसिकली एनोड से रिलेटेड है, यानी कि कार्बन या फिर आप कह सकते हैं ग्रेफाइट एनोड से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे। इसने टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सोडियम के कुछ ड्रॉबैक्स बता देता हूँ, स्पेशली सोडियम आयंस के। अगर हम लोग सोडियम आयंस के कुछ ड्रॉबैक की बात करें अगेंस्ट लिथियम आयन, तो एक तो सोडियम आयन का साइज बड़ा होता है,
और दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि सोडियम आयन की एनर्जी लेवल लिथियम आयन से कम होती है, इसलिए उनका जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। अब ओवरऑल इसका इफेक्ट हमारे सेल के ऊपर ये पड़ता है कि क्योंकि आयन का साइज बड़ा है सोडियम के, इसलिए जब एनोड पर डिपोजिशन की बात आती है तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है एनोड की सोडियम आयन के डिपोजिशन की, इसलिए ओवरऑल हमारे सेल की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। और दूसरा, चूंकि इनकी एनर्जी कम होती है आयंस की, इसलिए केमिकल रिएक्शन के टाइम पे इनका मूवमेंट भी स्लो होता है, इसलिए हमारे सेल की चार्ज और डिस्चार्ज रेट स्लो हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि नए जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है सोडियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से हमारे सोडियम आयन सेल्स के परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट आया है। अब इस नए सोडियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी में सोडियम कैथोड के साथ, यानी कि सोडियम अलॉय कैथोड के साथ जो नया मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया एज अ एनोड, वो किया गया ग्राफीन। दोस्तों, ग्राफीन की इनक्रेडिबल और अमेजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अब जब लैब में ग्राफीन को एज अ एनोड यूज किया गया तो ये पाया गया है कि जो सोडियम आयन सेल्स का परफॉर्मेंस है वो कन्वेंशनल सोडियम आयन सेल्स के कंपेरिजन में बढ़कर 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया है ग्राफीन को यूज करने के बाद। और साथ में क्योंकि ग्राफीन काफ़ी हाई कंडक्टिव मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए सेल्स में होने वाली केमिकल रिएक्शन भी फास्ट हो गई है। और इसका फायदा ये हुआ है कि हमारे सेल का जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमारी चार्जिंग साइकिल्स इंप्रूव हो चुकी हैं, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ चुकी है, और साथ में चार्जिंग और डिस्चार्ज रेट भी फास्ट हो चुका है। यानी कि ओवरऑल सेल्स का जो परफॉर्मेंस है ग्राफीन के साथ सोडियम आयन सेल का, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यों होता है कि ग्राफीन की यूज़ करने के बाद हमारे सेल्स का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा इंप्रूव हो गया। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्राफीन की कुछ इनक्रेडिबल प्रॉपर्टीज की जिसके कारण हमारे सेल्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, और वो है ग्राफीन का सरफेस एरिया। और इसको समझने के लिए हम लोग अभी हमारे रेगुलर जो हम लोग सेल्स में मटेरियल यूज़ करते हैं उसके सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन मटेरियल यूज़ होता है एज अ एनोड वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 स्क्वायर मीटर पर ग्राम। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइटेनेट के सरफेस एरिया की तो वो होता है तकरीबन 100 स्क्वायर मीटर पर ग्राम, यानी कि ग्रेफाइट के सरफेस एरिया से 30 टाइम्स ज़्यादा। अब जब हम लोग बात करते हैं ग्राफीन के सरफेस एरिया की, तो ग्राफीन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2630 स्क्वायर मीटर पर ग्राम, यानी कि जो ग्राफीन का सरफेस एरिया होता है वो टाइटेनेट के सरफेस एरिया से भी तकरीबन 26 टाइम्स ज़्यादा होता है, और मेनी टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेफाइट के सरफेस एरिया से। तो अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ग्राफीन यूज़ करने के बाद क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एनोड पर आयंस की, वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाती है ग्रेफाइट के कंपेरिजन में कितनी ज़्यादा, और टाइटेनियम के कंपेरिजन में तो 30 टाइम्स ज़्यादा। इसलिए जो ओवरऑल सेल का परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है ग्राफीन से। इसके बाद अब आप ग्राफीन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप ग्राफीन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे, और जान पाएंगे ग्राफीन में और कौन कौन सी अमेजिंग प्रॉपर्टी हैं जो कि हमारे रिचार्जेबल सेल्स के लिए ग्राफीन को एक बेस्ट चॉइस बनाते हैं। ओवरऑल अगर मैं अपने इस वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करूं तो ग्राफीन को एज अ एनोड यूज़ करेंगे जब हम लोग सोडियम आयन सेल्स में, तो हम लोगों को कुछ मेजर एडवांटेजेस मिलेंगे, और उसमें सबसे पहले होने वाला है कॉस्ट का। हालांकि दोस्तों अभी जो है ग्राफीन का बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता जाएगा ग्राफीन सस्ता होता जाएगा, और ग्राफीन के कारण हम लोगों को अपने सोडियम आयन सेल में टाइटेनेट को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम लोग टाइटेनेट जैसे कॉस्टली मेटल को हटा देंगे और ग्राफीन का यूज़ करेंगे जो कि कॉस्ट में कंपेरेटिवली कम होगा, तो ओवरऑल हमारा सोडियम आयन सेल्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे लिथियम आयन सेल्स के तकरीबन 20 से 30% तक भी आ सकती है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ग्राफीन को ऐड करने के बाद सोडियम आयन सेल्स के परफॉर्मेंस में 3 to 4 टाइप्स का इंप्रूवमेंट आया। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो हमारे सोडियम आयन सेल्स हैं उनकी ना केवल चार्जिंग लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगी लिथियम आयन सेल से, बल्कि उनकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी और चार्ज डिस्चार्ज रेट भी हमारे अभी के बेस्ट लिथियम आयन सेल से तकरीबन 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। ओवरऑल आपको एक ऐसा सोडियम आयन सेल मिलने वाला है जिसका कि रॉ मटेरियल ना केवल अबंडेंस में अवेलेबल है, लो कॉस्ट में अवेलेबल है, नॉन पॉल्यूटेंट है, उसके अलावा उसकी कॉस्ट भी कम है, और साथ में उसका परफॉर्मेंस भी हमारे अभी के सेल से ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ईवी के बैटरी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है हम लोगों के लिए। अगर फ्यूचर में इस टाइप के सेल्स आ जाते हैं और इनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ये ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के न केवल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा बल्कि उनकी कॉस्ट को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।